Hey there, this is Divya from Chalkboard Academy. Welcome to Class 10 Geography series. And this lecture is about Chapter 1 Resources and Development. Or this is the part 1 of this chapter. So let's start. At very first, we will discuss the topics that are covered under this chapter. So the first topic is what are resources. So हम सभी जानते हैं resources क्या होते हैं. Whatever thing जो हम यूज कर रहे हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ आफ्टर दैट रिसोर्सेज डिफरेंट कैसे हैं गिफ्ट ऑफ नेचर से. देयर आफ्टर वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज हमने कैसे क्लासिफाई किए हैं और किस बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं. देन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट मीन्स दैट रिसोर्सेज हम डेवलप करते हैं वो क्या स्टेप्स हैं उसमें इन्वॉल्व एंड क्यों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव वन ऑफ द रिसोर्स कॉल्ड लैंड रिसोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स है. देन वी हैव लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया में किस किस टाइप के लैंड प्रेजेंट है और उसका क्या पैटर्न है. Then soil as a resource because हर country में agriculture is very important because everyone needs food and food can only be provided by agriculture. So soil जो है यहाँ पे बहुत important factor बन जाता है. That's why we need to study about the soil. Then we have types of resources, types of soil here. Different types of soils are there. एंड हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के सॉइल है, कौन से मिनरल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं एंड क्या हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. देन बिकॉज सॉइल इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सॉइल भी है जो कि डिस्ट्रॉय होता है एंड जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की जो वो रिमूव हो जाती है उसको हम कहते हैं सॉइल इरोशन. सो हम यहाँ पे सॉइल इरोशन और उसके टाइप्स पढ़ेंगे बिकॉज सॉइल डिस्ट्रॉय हो रही है तो इसकी कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है सॉइल कंजर्वेशन और हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को. सो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं दैट इज रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज की बात हम जब भी करेंगे तो वो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेज. बट यहाँ पे हमारे पास 3 की पॉइंट्स आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकेंड वन इज इकोनॉमिकली फिजिबल एंड थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. मतलब ऐसी कोई भी थिंग जो हमारे एनवायरमेंट पे प्रेजेंट है हमें उसको यूज करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारा रिसोर्स है. देन हमारे पास आता है इकोनॉमिकली फिजिबल. दैट मीन्स दैट इकोनॉमिकली लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं या हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली. देन कल्चरली एक्सेप्टेबल, लाइक हमारा जो कल्चर है लोग पीपल सिटीजन्स वो उसे उस टेक्नोलॉजी को उस थिंग को एक्सेप्ट करें. देन इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स. सो डेफिनेशन के थ्रू हम कह सकते हैं everything in our environment which can be used to satisfy our needs and is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable are termed as resource. So यहाँ पे question आता है, do you think that resources are free gifts of nature as it assumed by many? So इसका आंसर जो है वो है a big no. Why? Because free gift of nature can be anything. It's not necessary that we can use them because we do not have technology to use them, or they can be future resources but not today. So resources are actually the function of human activities. Human themselves are essential component of resources. Now in this flow chart we can see resources are divided. So the very broader groups in which resources are divided are natural and human or man-made. So under natural we can see that they are of two types, that is renewable and non-renewable. Renewable जो कि एक particular time period के बाद
दोबारा डेवलप हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड में बने हैं एंड कैन नॉट बी रिन्यूड नाउ। सो रिन्यूएबल कैन बी कॉन्टिन्यूस और फ्लो, or they can be biological like plants, animals, etc. So biological because they have plants and animals, so they are further divided into two, that is natural vegetation where we are talking about plants, then we have wildlife where we are talking about animals. Now under non-renewable we have two groups again, a recyclable and non-recyclable group. Recyclable, which we can recycle and can reuse them, and non-recyclable, which actually exhaust after using them, like fossil fuels. And for recyclable we have metals, minerals. Then human resources like institutions or structures, we have so many buildings like hospitals, like schools, universities, houses, etc. So they are structures and institutions. Then quantity and quality, that means we are talking about ki how we have developed something, and quality like education and etc. So let's start with the classification of resources. Here we have first criteria, and the first criteria here is on the basis of origin. That means that how resources are developed. Like resources जो हैं उनका origin हो सकता है या तो वो living होंगे या non living होंगे. So जब वो living है then they are called as biotic, and when they are non living they are called abiotic. So biotic resources are obtained from the biosphere. Biosphere term ही use इसलिए होती है जहाँ पे हम बात करेंगे कि living organisms present होते हैं. So they have life. So यहाँ पे हम फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा इनकी बात कर रहे हैं. देन वी हैव एबायोटिक रिसोर्सेज जो कि ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज को छोड़ के जो भी हमारे पास बच गए वो सारे किस में आ जाते हैं, एबायोटिक में, लाइक रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा. नाउ सेकेंड क्राइटेरिया जो है हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करने का वो है, रिसोर्सेज को डिवाइड करने का वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अंडर विच वी हैव रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. सो anything that can be renewed after certain period of time are called renewable resources. Like water, we have a cycle for water cycle, जिसके थ्रू water जो है renew हो जाती है. हमारी wind energy, solar energy, forest, wildlife and forest, because they have a certain lifespan and they procreate. Then we have non-renewable resources. They have very long geological time for their formation, so have taken millions of years to form. So these are the resources which can be of two types, recyclable and non-recyclable. Recyclable, for example minerals, metals etc, जिनको हम recycle करके फिर से use कर सकते हैं. And non-recyclable मतलब वो एक बार exhaust हो गए तो cannot be used further because वो अब खत्म हो चुके हैं. Now we have on the basis of ownership. यहाँ पे हमारी 4 varieties आ जाती है. First है individual, like family और एक person when they own a resource called individual resources. Then community, like एक village, group of people. Then we have national जो कि country own करती है, और फिर हमारे पास आता है international. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि जो प्राइवेटली किसी के पास होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी का घर, किसी का प्लॉट, किसी का फार्म. सो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर ओन प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स. लाइक विलेजेस में लोगों के पास फार्म होते हैं या घर होते हैं, या अर्बन सिटीज में लोगों के पास अपना घर है, प्रॉपर्टीज हैं,
वो सारी चीजें हम क्या कहते हैं उन्हें, इंडिविजुअल रिसोर्सेस लाइक प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स एक्सेट्रा। देन कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी के पास होता है, फॉर एग्जाम्पल पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, जो एक प्रॉपर एक कम्युनिटी में बनी होती है और वो कम्युनिटी उसे यूज करती है। सो जैसे ग्रेजिंग लैंड, बरियल ग्राउंड्स, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट टू नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक टर्म दैट इज कॉल्ड नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल एक यूनिट है जो कि हम एक्चुअली में यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और कौन सा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मरीन, एयर और स्पेस नेविगेशन में। सो एंड फॉर टेरिटोरियल वाटर लाइक ओशन वाटर। सो टेरिटोरियल वाटर किसी भी कंट्री का वो जो वाटर है उसके वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें से फिशरीज को एंड सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर। सो नॉटिकल माइल से हम उसे डिफाइन करते हैं। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 meters. It is actually based on the circumference of the earth and is equal to 1 minute of the latitude. Now, because of हमें nautical miles पता है, so हम आगे national resources करते हैं। national resources जो कि एक country के resources होते हैं, तो जितने भी मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ जो भी एक कंट्री के अंदर होते हैं, उनकी बाउंड्री के अंदर है, उनकी एक नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, वो सारे नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। एंड अगर वो कंट्री उस कंट्री का कोई सी शोर है तो ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट इज टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। एंड उसके अंदर जो भी चीजें हैं दे कैन extract, they can use them. International resources, the resources that are regulated by international institutions, means ऐसे resources जो कि international institutions regulate करते हैं। For example, we have oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone, जो कि open sea के अंदर कंसिडर किया जाता है एंड कोई भी पर्टिकुलर कंट्री उसे यूटिलाइज नहीं कर सकती अनलेस उनके पास परमिशन हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। सो व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द एरिया ऑफ सी in which sovereign country has special rights regarding the exploration and use of marine resources. For example, India has rights of 12 nautical miles to explore, that is called a national territorial water. So that is under the exclusive economic zone. It was actually prescribed by 1982 United Nations Convention on Law of Sea. नेक्स्ट हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमने उन्हें क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मींस वो कितना डेवलप हो गए, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि नहीं डेवलप हुए, कुछ होंगे जो डेवलप हो चुके हैं। लाइक पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज जो नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं उनमें पोटेंशियल है कि वो रिसोर्स बन सकते हैं। देन डेवलप्ड स्टॉक, देन वी हैव स्टॉक एंड देन रिजर्व्स। लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन। First one, potential resources, ऐसे resources which are found in the region but have not been utilized. Like Rajasthan, Gujarat, they have capacity, they have a potential for development of wind or solar energy, but अभी तक ये सारी developments, technology हमारे पास इतनी आई नहीं है कि हम अच्छे से वहाँ पे wind और solar energy exploit कर सकें। Thereafter we have developed resources, ऐसे resources जो कि हमने सर्वे कर लिए एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। एंड उनकी जो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमने डेवलप कर लिए प्रॉपर, क्योंकि हमें पता है, हमने उन्हें सर्वे कर लिया, हमें उनकी क्वांटिटी पता है, हमें उनकी क्वालिटी पता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम उसे यूज कर सके। देन वी हैव स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की, बट हमारे पास अभी तक ऐसी कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आई नहीं है जिससे हम उन्हें यूटिलाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जो हमारे
अर्थ में बहुत सारा प्रेजेंट है, कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज कर सके। देन हमारे पास आते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द एक्चुअली सबसेट ऑफ स्टॉक जो कि क्या है, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. So हमें उनके लिए पता चल चुका है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर रहे because of feasibility. So near future में वो हम यूज कर सकते हैं. For example, water in dams, forests, etc. is a reserve which can be used in future. Thank you. That was all about the first part of this lecture. Thanks for watching this lecture. If you like this video, then don't forget to subscribe this channel.